हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। कल सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। साथ ही किसान कल एक दिन की भूख हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल होने वाले हर किसान का स्वागत है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार 5 संशोधन पर आश्वासन दे रही है, लेकिन कानून वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को आंदोलन में आने से रोका जा रहा है। सरकार आंदोलन को खत्म करने में भी लगी हुई है, लेकिन हर दिन नया संगठन किसान आंदोलन से जुड़ रहा है। हम आखिरी दम तक इस लड़ाई में डटे रहेंगे। इस दौरान उन्होंने पूरे देश के किसानों से अपील की कि इस लड़ाई में उनका साथ दें। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान लगातार 18 दिन से कृषि कानूनों के खिलाफ घर बार छोड़कर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों से बातचीत करने के बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी और षड्यंत्रकारी कहती है। सरकार ने 2014 में किसानों से वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन दोगुनी की बजाय किसानों की आमदनी कम हुई। इस दौरान उन्होंने अपील की है कि किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। किसान आंदोलन के दौरान गोहाना के बरौदा गांव के रहने वाले 32 साल के किसान अजय की ठंड लगने की वजह से मौत हो गई। किसान की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। दरअसल अजय ही अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला शख्स था। वहीं रविवार को निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने बरौदा गांव पहुंचकर किसान के घर वालों से मुलाकात की। उन्होंने मृतक किसान के परिवार को अपनी तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद के तौर पर दिए। इसके अलावा बलराज कुंडू ने उनकी तीनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई के खर्च का जिम्मा भी उठाया। उन्होंने कहा कि किसान अजय का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान बलराज कुंडू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं। किसानों को आतंकवादी और पाकिस्तानी बताया जा रहा है। हरियाणा पंजाब के भाईचारे को खराब किया जा रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि लखविंदर सिंह जाखड़ ने प्रमुख गृह सचिव को इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ हूं और प्रदर्शनकारी किसान भाइयों के साथ हूं। इधर सोनीपत में किसान आंदोलन, नगर निगम चुनाव और कोरोना महामारी के चलते धारा 144 को लागू कर दिया गया। जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर कार्रवाई के निर्देश हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं को धारा 144 से छूट दी गई। इसके साथ ही अतिरिक्त फोर्स बुलाकर हाईवे पर अलग अलग जगह सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। केएमपी के रूट डायवर्ट करते हुए वाहनों को आगे भेजा जा रहा है। टोहाना के गांव फतेहपुरी में ग्रामीणों ने किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया। टोहाना उपमंडल के गांव फतेहपुरी के किसानों ने गांव में नेताओं की एंट्री बंद करने के पोस्टर लगवा दिए। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्गों पर पोस्टर लगाकर कहा कि गांव में एंट्री करने वाले नेता खुद जिम्मेदार होंगे। किसानों के समर्थन का फतेहपुरी गांव के हर वर्ग के लोगों ने मिलकर फैसला लिया। ग्रामीणों ने कहा कि किसी दल के नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, साथ ही उन तमाम नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा जो कृषि कानून के पक्ष में हो। किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने भी मेडल लौटाने का फैसला लिया। दरअसल सबका सैनिक संघर्ष समिति ने टीकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन दिया और मेडल लौटाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि किसान के बेटे ही देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। इस दौरान किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहने की उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा किसानों की मांगे जायज हैं, तीनों कानून रद्द किए जाने चाहिए। किसान आंदोलन को समर्थन देने गुलिया खाप के 84 गांव कल 300 ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके तुरंत बाद जिला स्तर पर किसानों के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल गुलिया खाप जल्द ही गांव-गांव जाकर किसानों का जन समर्थन भी जुटाएगी।
वहीं गांव में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। पूरे मामले को लेकर प्रधान सुनील जहांगीरपुर ने कहा कि जल्द ही वो प्रदेश के सभी खापों से संपर्क करेंगे और सभी किसान संगठनों से संपर्क कर किसान आंदोलन में तेजी लाएंगे। बहादुरगढ़ में दलाल खाप 84 ने किसानों के लिए भंडारा लगाया। दरअसल दलाल खाप का हर गांव एक एक दिन किसानों के लिए भंडारा लगा रहा है। दलाल खाप का कहना है कि वो किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। इस दौरान खाप प्रधान ने कहा कि किसानों के लिए भंडारा चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के पास जाकर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। खाप पंचायत ने सरकार से जल्द किसानों की बात मानने की अपील की और कहा कि अगर जल्द बात नहीं बनती तो बड़ा नुकसान हो सकता है। किसानों के आंदोलन में हरियाणवी संस्कृति भी लोगों का जोश बढ़ा रही है। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणवी पारंपरिक पहनावे में पहुंची महिलाओं ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो अपने खेतों की रक्षा के लिए आंदोलन में डटी रहेंगी। आंदोलन में महिलाएं पारंपरिक दमाड़ तो पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर शामिल हुए। इसके साथ ही युवाओं ने भी आंदोलन को मजबूती देते हुए कहा कि जब तक तीनों नए कानून वापस नहीं होते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पलवल में किसान लगातार 11 दिन से धरना दे रहे हैं। NH-19 में किसानों के धरने के बाद जिला प्रशासन ने रूट को डायवर्ट कर दिया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पलवल में किसान आंदोलन की वजह से मुख्य सड़क से जाने वाले वाहनों को कच्चे रास्ते से निकाला जा रहा है, जिससे गांव वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद के पंचनद सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने सदन बनाने के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। फतेहाबाद में यह भवन 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इस दौरान सुभाष सुधा ने बताया कि सीएम ने पंचनद सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। कोरोना और किसान आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री काफी व्यस्त थे, इसीलिए सीएम मनोहर लाल ने ऑनलाइन ही शिलान्यास किया। 10 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बनाया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार की ओर से पंचनद सदन को लेकर जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में होने वाले निगम चुनाव और उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में पिछले 5 निगम चुनाव में सभी 5 मेयर बीजेपी के ही जीत कर आए थे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार भी सभी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने बताया कि इन चुनावों को भी बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने निगम चुनाव के लिए पंचकुला से सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने पंचकुला के सभी 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वार्ड 1 से कुलजीत बिडच, वार्ड नंबर 2 से अमन दत्त शर्मा, वार्ड 3 से भावना गुप्ता और वार्ड 4 से प्रियंका को उम्मीदवार बनाया है। जेजेपी ने निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 3 नगर निगमों के 13 वार्डों में उम्मीदवार घोषित किए गए, जिनमें सोनीपत वार्ड 5 से रविंदर दहिया, वार्ड 6 से ममता सैनी और को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा पंचकुला वार्ड 9 से राजेश कुमार, वार्ड 4 से सुशील गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया। साथ ही अंबाला वार्ड 10 से सुखजीत सिंह और वार्ड नंबर 11 से गीता रानी को उम्मीदवार बनाया है। उगलाना में नगरपालिका के लिए चेयरमैन और पार्षदों के चुनाव की घोषणा के बाद हलचल तेज है। 27 दिसंबर को मतदान होगा और 30 दिसंबर को वोटों की गिनती। स्थानीय सरकार के लिए होने वाले चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी राय दी। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों को गति मिले। साथ ही लोगों ने अपनी समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि यहां बिजली, पानी और सफाई बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीते वो क्षेत्र की समस्या के समाधान को प्रमुखता दे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जो भी लोग कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए वो स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच जरूर करवाएं। आपको बता दें कि
प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1008 नए मामले सामने आए। इसी के साथ 24 घंटों में 1365 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट किया गया। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को निगरानी के लिए पीजीआईएमएस में भर्ती किया गया। दरअसल रोहतक पीजीआई की टीम प्लाज्मा थेरेपी देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ठीक हैं और जल्द ठीक होकर घर लौटेंगे। इस दौरान डॉक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक मंत्री जी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक कृपया उनसे मिलने अस्पताल में न आए। असम में ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने दस्तक दी। नेशनल हाईवे पर छाए घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड ने भी लोगों की परेशानियों में इजाफा किया। लोग यहां ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आलम ये कि ठंड की वजह से यहां की दुकानें भी देरी से खुल रही हैं। टोहाना में बेघर लोगों के लिए बनाया गया रैन बसेरा खुद बदहाली की कगार पर है। रैन बसेरे की ये हालत विभाग की लापरवाही के चलते रैन बसेरे में जहां तक गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। रैन बसेरे की हालत इतनी खराब है, यहां इसे अंदर रहना जोखिम भरा काम है। मरम्मत की कमी के चलते रैन बसेरे की छत के सरिये भी दिखाई देने लगे हैं। यहां तक कि रैन बसेरे में कंबल, रजाई और पानी की व्यवस्था ना के बराबर है। आपको बता दें कि इस रैन बसेरे का पिछले साल विधायक देवेंद्र सिंह बबली औचक निरीक्षण करने आए थे, जिसके बाद यहां की सुविधाओं में सुधार किया गया, लेकिन अब वो सुविधाएं नदारद हैं। भवानीखेड़ा के नए वार्ड नंबर 12 में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गली में जलभराव की स्थिति है, जिसकी शिकायतें और समाधान की गुहार शहरवासियों ने स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन अभी इसका कोई समाधान नहीं किया गया। गली में जलभराव होने से राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आसपास के घरों में भी बीमारी फैलने का खतरा बना है। शहरवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 12 में बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारे के पास मुख्य गली में जलभराव की समस्या है। कई बार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। गली में जलभराव होने से आसपास के मकानों में बीमारियों के फैलने का खतरा बना है। अंबाला के गुड़गुड़िया नाले के पुनर्निर्माण के दौरान कई दुकानों की दीवार गिर गई, जिसके चलते कई दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। रात के वक्त यह हादसा हुआ। सुबह जब दुकानदारों को इसकी जानकारी मिली तो वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इसके नुकसान को लेकर परिषद के ठेकेदार और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। दुकानदारों की माने तो उन्होंने पहले ही इस अनहोनी की आशंका के बारे में ठेकेदार को अवगत कराया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें परिषद दोबारा दुकानों का निर्माण करवा कर दे। फतेहाबाद के गांव काजलखेड़ी के सरकारी स्कूल में देर रात अज्ञात लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल स्कूल में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान मौके पर शराब की बोतलें और नमकीन के पैकेट भी मिले। आपको बता दें कि स्कूल में प्रिंसिपल कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर और अन्य सामान को बुरी तरह से तोड़ा गया। स्कूल के बरामदे में रखे गमलों और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर सदर थाना एसएचओ का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सिरसा की सीआईए पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और 2 अलग-अलग जगहों से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। सीआईए के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना मिलने पर गांव माधो सिखाना क्षेत्र से कार सवार एक नशा तस्कर को काबू कर लिया है। उनके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की। वहीं उन्होंने दूसरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ के उप निरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान रानिया क्षेत्र से भी एक तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से 200 ग्राम अफीम बरामद की है। सिरसा के मंगाला गांव में नाबालिग से गैंगरेप और मर्डर का मामला सामने आया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जान पहचान के युवकों ने ही इस हैवानियत को अंजाम दिया। घर वालों का यह भी कहना है कि सभी आरोपी चाय बनवाने के बहाने से घर में घुसे थे।
जिसके बाद पीड़िता को अपना निशाना बनाया गया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पुलिस ने हांसी में 5 दिसंबर को हुई देवेंद्र उर्फ देवी सिंह की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। देवेंद्र की हत्या उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने की थी। हत्या एक साथ बैठकर शराब पीने के दौरान हुए विवाद के चलते हुई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नई ऑटो मार्केट में शराब पीने के दौरान किसी विवाद में देवेंद्र ने गाली दी थी, जिससे गुस्साए 3 अन्य लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक देवेंद्र मध्य प्रदेश के रहने वाला बताया जा रहा था और हत्या के आरोपी भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। 5 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना आई थी कि नई ऑटो मार्केट में एक युवक का शव है। मृतक के चेहरे और आंखों पर किसी पत्थर या ईंटों से वार किए गए थे। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पानीपत शहर की गंदा नाला पुल के पास बाइक से लौट रहे 3 दोस्तों को रोककर उनके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एक दूसरे मामले में सलारगंज गेट के पास जय बाबा मोटर्स पर काम करने वाले 2 युवकों पर 10 से 15 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हादसे में एक युवक के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और दूसरे युवक के सिर में काफी चोटें आई हैं। सिरसा में एक कबाड़ की दुकान पर लगातार 5 साल से चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल चोर छत से उतरकर दीवार में सुराख निकालते हैं और कबाड़ से कॉपर और अन्य महंगे सामान पर हाथ साफ करते हैं। दुकानदार का कहना है कि पहले भी 4 बार चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसको देखते हुए दुकान में कैमरे लगाए गए थे, लेकिन चोर कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए। वहीं इस मामले में सिविल थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत लिखित में नहीं आई। शिकायत आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।